अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, तो इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में अगर हम जितना भी जानते हैं, जितना भी हमने अब तक सीखा है, तो हम ये जानते हैं कि 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपके पास डीसी पावर और दूसरी होती है एसी पावर। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर आपको 2 फॉर्म में मिल सकती है, उनके 2 वर्जन हैं, एक है डीसी पावर और एक होती है एसी पावर। ना अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डीसी पावर की, तो डीसी पावर तब जनरेट होती है, तब फ्लो करती है जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक यूनि डायरेक्शन में मोशन करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एसी पावर की, तो ये पावर तब फ्लो होती है जब बाई डायरेक्शनल मोशन या फिर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये बहुत बेसिक है, सबको पता होगा। अगर हम बात करते हैं डीसी पावर की, तो डीसी पावर के अंदर एक ही नाम होता है, यानी कि अगर तुम इनके एरिया में जाओगे तो वहां पे केवल आपको डीसी पावर के नाम से ही जान पहचान मिलेगी। हर जगह आपको बस एक ही नाम सुनाई देगा, डीसी पावर। लेकिन अगर आप एसी पावर के एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको कई सारे नाम सुनाई देंगे, जैसे इंस्टेंटेनियस पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर, और भी बहुत सारे। तो अगर हम एसी पावर के अंदर घुसते हैं तो इतनी सारे तरीके की पावरों के साथ हमें रूबरू होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा इतनी टाइप्स की पावर होती हैं। तो ये क्या होती हैं और ये किस तरीके से होती हैं, इन्हें हम लेक्चर में धीरे धीरे करके समझेंगे। हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में, ठीक है। तो हमारा आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इंस्टेंटेनियस पावर। आने वाले समय में एक्टिव, पैसिव, रिएक्टिव, सब तरीके की पावर, जितने भी नाम आपने सुने सबको हम धीरे धीरे टैकल करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक की बात कर लें, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस पावर को ये कहा जाता है कि एक किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर बेसिकली टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होती है किसी भी गिवन पॉइंट से। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो सर्किट में हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, वहां पे किसी भी इंस्टेंट पे कितनी एनर्जी पास कर रही हो सर्टेन पॉइंट को एट अ गिवन रेट, किस रेट से, ठीक है। तो एक सर्टेन रेट से जो एनर्जी पास कर रही होगी उस पॉइंट को, वो हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर कह सकते हैं उसे, ठीक है। मजा नहीं आया, इसको और डिटेल में देखते हैं, दूसरे टर्म्स में बात करते हैं। तो एक और इसकी डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द एलिमेंट। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर हम उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस एलिमेंट के अक्रॉस, और कितनी इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो कर रही है। यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 30th सेकंड, तो 30th सेकंड पे एक सर्टेन एलिमेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ और कितनी करंट उस समय, उस 30th सेकंड पे कितनी करंट होगी। इन दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो भी हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाती है। सो दीज आर द बेसिक 2 डेफिनेशन। ये 2 डेफिनेशन है जो तुम इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में कह सकते हो। पहली वाली एनर्जी के टर्म में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के टर्म में है, और दूसरी वाली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट के टर्म्स में, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं सिंबल की, तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो सिंबल होता है उसकी ये कुछ इंस्टेंटेनियस, जब भी आप इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज लिखते हो तो ये 3 सिंबल आप यूज कर सकते हो, जहां पे स्मॉल पीटी क्या बताता है, ये बताता है इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में, स्मॉल आईटी बताता है इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में, और स्मॉल वीटी बताता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। जब भी हम लोग बात करते हैं सिंबल्स की या क्या नोटिफिकेशन की, तो कभी भी अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन आई टी, स्मॉल आई से अगर ये डिनोट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर, तो ये चीज हो जाती है इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादातर लोगों को ये चीज नहीं पता होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं, ध्यान नहीं रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना। आप अगर कहीं पे भी आपको कोई करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, और वो स्मॉल उसमें लिखा है, स्मॉल सिंबल में लिखा है, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा वो इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है आईटी, कैपिटल में, तो कैपिटल वाला जो वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आरएमएस वैल्यू को। आरएमएस वैल्यू को क्या होती है धीरे धीरे समझेंगे, चिंता मत करो। तो अगर कोई चीज स्मॉल लेटर में लिखी है तो वो इंस्टेंटेनियस करंट, कोई चीज कैपिटल लेटर में लिखी है तो वो आरएमएस वैल्यू। वहीं पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा आई एम, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, दिस वन रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये, क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी समझ में आ रही होगी। तो आई एम अगर कहीं पे लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू को, समझ में आ रहा है। कहीं पे अगर केवल आई लिखा है तो आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, आई एम लिखा है तो मैक्सिमम वैल्यू को आई एम, और अगर स्मॉल में लिखा है तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप जी समझ में आ गई होगी ना। आगे चलते हैं, अगर हम इन तीनों को इस्तेमाल करें, पीटी, आईटी और वीटी को, तो इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमें मिल जाएगा कुछ ये इक्वेशन, यानी कि पीटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगी करंट और वोल्टेज का। देखो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो कहाँ से आई है, वो ये मैथमेटिकल टर्म से डेफिनेशन बनाई है। ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस को बताती है,
ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस पावर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और नीचे वाली जो डेफिनेशन है वो उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही बस डिफाइन करती है। ठीक है, देखो हर बार याद रखा करो, जब भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आप दो तरीके की डेफिनेशन लिख सकते हो, एक होती है उसकी मैथमेटिकल वर्जन और एक होता है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे, नीचे वाली मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हमने जस्ट क्या लिखा, यानी अगर आपसे कहा जाए इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस पावर बेसिकली प्रोडक्ट होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का और इंस्टेंटेनियस करंट का। ठीक, ओके, अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी की, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। पोलैरिटी अगर बात कर ले तो हमने सीखा कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो दोनों का सम होगी, दोनों का सॉरी प्रोडक्ट होगी, वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करंट का ना। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस की, तो एक केस ये हो सकता है कि दोनों वोल्टेज और करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट जो है उनकी सेम पोलैरिटी हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट लिया है उनकी अपोजिट पोलैरिटी हो। नाउ अगर हम सेम पोलैरिटी की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोनों प्लस हो जाए, प्लस वीटी माइनस सॉरी प्लस आई, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, माइनस वीटी और माइनस आई। क्लियर हो रहा होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमने देखा इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट होती है। अब हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी की, तो दो पोलैरिटी पॉसिबल है इंस्टेंटेनियस पावर की। एक पोलैरिटी पॉसिबल ये है कि जो दोनों, जिसको हम दो क्वांटिटीज को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो दोनों क्वांटिटी सेम पोलैरिटी की हो, यानी कि प्लस वी प्लस आई माइनस वी माइनस आई। दूसरा केस हो सकता है अपोजिट पोलैरिटी का, यानी कि उस केस में क्या होगा कि प्लस वी और माइनस आई, या फिर माइनस वी और प्लस आई, यानी क्या हो रहा है दोनों के दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव यानी कि सेम पोलैरिटी, तो अगर आपके वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी सेम होगी तो वहां पे दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस ही चीज है। यानी कि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस। तो अगर दो क्वांटिटीज हैं जिनकी पोलैरिटी सेम है तो अगर उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। वहीं पे अगर मान लेते हैं दो क्वांटिटीज हैं जिनकी पोलैरिटी अपोजिट है, उनको जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकल के आएगा नेगेटिव। क्लियर हो गया यहाँ से। तो यानी कि हमारे पास दो पॉसिबल केसेस हैं। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की, तो वो दो पोलैरिटी के साथ एग्जिस्ट करती है। एक हो सकता है पॉजिटिव पीटी और एक हो सकता है माइनस पीटी। नाउ पॉजिटिव पीटी क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पावर फ्लो कर रही है सोर्स टू लोड। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हो, इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर, वो कहां से फ्लो कर रही है, वो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो कर रही है। यानी कि जो जनरेटर तुमने चला रखा है और अंदर घर के अंदर मोटर चल रही है, तो जनरेटर से पावर फ्लो होकर मोटर के अंदर जा रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए हम एक पहचान का तरीका बना लेते हैं। इसको पहचानने का हमें तरीका क्या है कि करंट हमेशा फ्लो करेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये तो डेफिनेशन हो गई, समझ में नहीं आया, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये देखो, ये डायग्राम बता रहा है। देखो अब क्या है यहाँ पे, इस डायग्राम को बहुत ध्यान समझना। भले ही हम एसी का केस ले रहे हैं, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप को समझाने के लिए मैंने डीसी का एग्जांपल लिया है। नाउ ये टर्मिनल है पॉजिटिव वोल्टेज का। नाउ जैसे ही तुम ये अगर हम मान के चलते हैं ये +5 का है ये पॉजिटिव टर्मिनल, अब जैसे ही तुम इस पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जाना शुरू करोगे, तुम जैसे ही इस पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जाना शुरू करोगे तो ये वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो थोड़ी दूर जाके देखोगे तो ये +4 रह गया होगा, और दूर जाके देखोगे +3 रह गया होगा। धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा अगर करंट तुम्हारा इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है इन दी डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप देखो कहाँ हो रहा है, जैसे जैसे तुम पॉजिटिव से दूर जा रहे हो। यानी कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट दूर जा रहा है, यानी कि इन दी डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, तो वो क्या होगा, वहां पे हम कह सकते हैं पॉजिटिव पावर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो जैसे ही अगर मान लेते कोई पॉजिटिव टर्मिनल लिया हुआ है, अगर किसी सर्किट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, या कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट दूर जा रहा है, डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जाने की है, सो ये एक सही डायरेक्शन है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन दी डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है। तो ऐसे केस में पावर क्या होगी, पीटी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इंस्टेंटेनियस पावर कितने तरीके की हो सकती है, तो दो तरीके की हो सकती है, प्लस पीटी माइनस पीटी। प्लस पीटी का मतलब सीख लिया है, और इसको पहचानना कैसे है, यानी अगर कोई सर्किट मैं तुम्हें दे दूं और तुमसे कहूं कि इसके अंदर इंस्टेंटेनियस पावर देख के बता सकते हो कि इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो तुम तुरंत देख के बता दोगे कि अगर वोल्टेज ड्रॉप की डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव पीटी है। क्लियर हो गया यहाँ पे। वहीं पे इसका रिवर्स केस हो जाता है, माइनस पीटी की अगर बात कर लें तो ये केस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पावर फ्लो कर रही है बैक फ्रॉम लोड टू सोर्स, यानी कि लोड से सोर्स की तरफ इंस्टेंटेनियस पावर का फ्लो है। यानी कि जो तुम्हारी मोटर है वहां से पावर जनरेटर की तरफ आ रही है। ऐसा कब होगा, इसे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो होता क्या है
कि अगर ऐसा केस है माइनस पीटी देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब लोड से सोर्स की तरफ पावर आ रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज राइज, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो डायरेक्शन होगी वोल्टेज राइज की उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। ना इसको भी सर्किट से समझ लेते हैं, डीसी सर्किट से। सिंपली देखो मैंने अभी बताया था, जैसे ही तुम वोल्टेज की टर्मिनल प्लेट से दूर जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये +5 था तो दूर जाने पे क्या हो जाएगा, -+4, और दूर जाओगे तो +3। तो अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप होता चला रहा है, +5, +4, +3, तो ये हो गया पॉजिटिव पीटी। वहीं पे अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज राइज, यानी कि अगर तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि वोल्टेज राइज हो रहा है, मतलब +3, +4, +5, यानी कि इन टू दी टर्मिनल ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम पहचान लेंगे कि माइनस पीटी यानी इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप बहुत ही डिटेल्ड और क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहचानना कैसे है, यानी कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है तो पॉजिटिव पीटी, अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रही है तो माइनस पीटी, यानी पावर रिवर्स फ्लो कर रही है। क्लियर हो गया। ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर, जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या रोल है, उसको जरा सीखते हैं। तो भाई हमने सीखा, अगर हमारे पास वोल्टेज है वीटी, वीएम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे एम क्या है मैंने अभी पीछे बताया था, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइनसोइडल वोल्टेज की, तो साइनसोइडल वोल्टेज हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वीएम साइन ओमेगा टी। करंट ले लेते हैं, आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -5, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं ले रहा हूँ दो क्वांटिटीज, मेरे पास एसी सप्लाई है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वोल्टेज जो है वो तो हमने रेफरेंस लिया है, वो हमारा इनिशियल 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन करंट जो है वो उसके अंदर एक फेज डिफरेंस है। तो ये फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल ऑफ लैग, यानी कि -5 है। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट से, या कह सकते हो करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रही है। ओके, मतलब अगर हम फेजर डायग्राम की बात करूं तो वोल्टेज को अगर मैंने ऐसे रेफरेंस ले रखा है V, तो करंट जो है वो कुछ इससे लैग कर रही है, स्मॉल वी टी, तो करंट जो है वो आई टी है और यहाँ के बीच का जो एंगल है वो फाई है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने मैथमेटिकल लिखा है, इसको अगर फेजर के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नाउ आगे चलते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी एसी सिस्टम है उसके अंदर एक वोल्टेज है जिसको रेफरेंस लिया है वीएम साइन ओमेगा टी, और कुछ करंट फ्लो कर रही है जो कि फाई एंगल से लैग कर रही है वोल्टेज से। ये दो क्वांटिटीज हैं ना, और ऐसे केस में मैं पावर लिखूंगा इंस्टेंटेनियस पावर, तो कितना आएगा, वीएम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी -5। क्लियर हो गया। तो ये हो गई एक इक्वेशन, यानी कि एक तो तुम कह सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर ये होगी सर्टेन। ठीक है, नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं जो हमने ज्योमेट्री में सीखे थे, और वो कौन सा फॉर्मूला था, अगर हम यूज करते हैं साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो हम साइन ए साइन बी मतलब ए क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करें तो साइन ए की जगह रख दो तुम ओमेगा टी, और बी की जगह रख दो ओमेगा टी -5। यानी कि अगर हम साइन ए साइन बी के फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो ये सेम इक्वेशन इंस्टेंटेनियस पावर की, इसे मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, यानी कि वीएम इंटू आई एम बाई टू ब्रैकेट में cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी -5। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम सिंपली अगर हम एक ऐसे एक सिस्टम लेके चलते हैं जहाँ पे वोल्टेज जो है वो रेफरेंस है और करंट लैग कर रही है, वहां पे अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालें तो पहली इक्वेशन, अगर हम साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लिखा देंगे तो दूसरी इक्वेशन आ गई। नाउ अगर मैं इसके अंदर एक और फॉर्मूला लगा दूं, वो कौन सा फॉर्मूला, अगर हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे cos a माइनस बी, जहाँ पे a क्या होगा, a हो जाएगा 2 ओमेगा टी, ये हो गया a, और b क्या हो जाएगा 5। क्लियर हो गया। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगेन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देता हूं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, तो वहां पे अगर ये फॉर्मूला लगा देते हैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो फिर इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं सॉल्व करके ये फाइनल इक्वेशन, यानी कि पी टी वी आई कॉस 5 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस वी आई साइन 5 साइन 2 ओमेगा टी। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यानी कि हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। अगर आपको इस चीज का डेरिवेशन में अगर अभी भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए डेरिवेशन, मैं इसका पूरा डेरिवेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहुत सिंपल है, अगर आप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको डाउट है कि कैसे ड्राइव हुआ, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन बता दें। अगर ज्यादा लोग इसे काफी सारे लोग अगर डेरिवेशन करके कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डेरिवेशन का वीडियो जरूर बनाऊंगा। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं ऊपर ऊपर से तो इतना सफिशिएंट है। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी ठीक है तो ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप तीन इक्वेशन बना सकते हो। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस पावर की तीन इक्वेशन बन सकती हैं। पहली इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, उसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन नीचे वाली आ गई। एंड देन थर्ड इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ जाती है। अगर मैं बात करता हूँ पहली इक्वेशन की, तो यहाँ पे
Vm और Im यानी कि हमने मैक्सिमम वैल्यू ले रखी है। क्लियर हो गया? जबकि अगर लास्ट इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे V और I बचे, यानी कि हमने क्या करा, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये RMS वैल्यू इक्वेशन है, RMS वैल्यू ली हुई है, जबकि ये वाली हमने कौन सी ली हुई है, मैक्सिमम वैल्यू ली हुई है, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू इक्वेशन, दिस इज आरएमएस वैल्यू इक्वेशन। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल इक्वेशन लो जिसमें हम आरएमएस वैल्यू का इस्तेमाल करें, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते लास्ट इक्वेशन तक लाना होगा और यहाँ पे लास्ट इक्वेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे? इतनी चीज समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नाउ एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे कि देखो, अब इस पूरी इक्वेशन को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। हमने क्या करा है, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर थी इसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया। एक हमारी इक्वेशन ये हो गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक हो गई इक्वेशन 1 एंड द सेकेंड वन इज द इक्वेशन 2। नाउ अब इनका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो पहला जो इक्वेशन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्टिव पावर को, यानी कि ये जो आई लिखा हुआ है, यानी सॉरी फर्स्ट लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर पार्ट, दिस वन रिप्रेजेंट एक्टिव पावर, इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर। अभी आने वाले लेक्चर्स में इस पे सीखेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम इक्वेशन लेके चले थे वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट में, और जब हमने उसको सॉल्व करते चले गए, देन फाइनली हमने जो इंस्टेंटेनियस पावर था उसको दो पावर में तोड़ दिया, इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर। यानी कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, टोटल पावर पीटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर, ठीक है, प्लस इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर। तो ये जो इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी आ सकता है पेपर में और ये आपको पता होनी चाहिए। यानी कि अगर एक इंस्टेंटेनियस की पावर की बात, इक्वेशन की बात करें, तो वो दो पावर इक्वेशन से मिलकर बनी होती है। द फर्स्ट वन इज द इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर एंड अदर वन इज द इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये क्या होते हैं और कैसे हम इनको और डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये इंस्टेंटेनियस पावर का बेसिक लेक्चर था। नाउ इसके बाद जो इसके दो पार्ट आएंगे उसके अंदर हम लोग एनालाइज करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ लोड पे, और डायरेक्ट हम जाएंगे वेव फॉर्म से। यानी कि ये तो हो गई मैथमेटिकल और बेसिक बातें, लेकिन अगर मैं विजुलाइज करने की कोशिश करूं कि इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब है और इंस्टेंटेनियस पावर कैसे ड्राइव हो रही है, कैसे इंस्टेंटेनियस पावर के जो दो कंपोनेंट मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं, एक है एक्टिव पावर कंपोनेंट, एक है रिएक्टिव पावर कंपोनेंट, उसका क्या मतलब है और वो कैसे कैसा रोल प्ले करते हैं अलग अलग लोड की कंडीशन में। ठीक है, आरएल लोड पे या प्योरली रेजिस्टिव लोड पे, प्योरली इंडक्टिव लोड पे, इन सबको हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जुड़े रहें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।